आखिर क्या था राजकुमारी और सांप के शादी का रहस्य। बहुत समय पहले जंगल के किनारे पर बसे एक राज्य में सावित्री नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वह हर रोज खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ी इकट्ठा करती थी। तभी उसने एक लकड़ी की गठरी उठाई जिसके अंदर एक सांप का बच्चा घुसा बैठा था। इन बातों से बेखबर सावित्री लकड़ी की गठरी को अपने साथ घर ले आई। शाम को उसने चूल्हा जलाने के लिए जैसे ही लकड़ी बाहर निकाली तभी नन्हा सा सांप बाहर निकल आया। सावित्री उसे देखते ही एक पल के लिए डर गई, पर उसकी मासूम आंखें और भोली शक्ल देखकर उसे सांप पर दया आ गई। सावित्री की कोई संतान नहीं थी क्योंकि शादी के एक दिन बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। इसीलिए उसने सोच लिया कि वह उस सांप को पालेगी। धीरे धीरे सावित्री उसे अपने बच्चे के जैसे प्यार करने लगी और उसे समय समय पर दूध पिलाने लगी। सांप का बच्चा भी उसे धीरे धीरे अपनी मां मानने लगा। समय बदला, कई साल बीत गए। अब वह नन्हा सांप बड़ा हो गया था, लेकिन एक दिन उसने एक लड़के का रूप धारण कर लिया जिसे देखकर सावित्री घबरा जाती है। उसे समझ आ गया था कि जिस सांप को वह पाल रही थी वह एक इच्छाधारी नाग है। लड़के ने कहा, डरिए नहीं माँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अगले ही दिन सांप ने सावित्री से कहा, माँ आप राजकुमारी और मेरी शादी की बात लेकर राजा के महल में जाइए। जिस पर सावित्री बोली, बेटा राजा मेरी बात कभी नहीं मानेगा। सांप ने कहा, माँ मैं देखना चाहता हूँ कि राजा अपनी पुत्री की शादी मुझसे कराता है या नहीं। उसी शाम वह महल की ओर निकल पड़ी। महल पहुंचकर उसने राजा से कहा, महाराज मैं अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव आपकी बेटी के लिए लाई हूँ और मैं यह पहले ही बता दूं कि मेरा बेटा एक इच्छाधारी नाग है। सावित्री के इतना कहते ही राजा आग बबूला हो गए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस औरत के दोनों हाथ तोड़कर महल के बाहर फेंक दिया जाए ताकि ये दोबारा ऐसी जरूरत ना कर सके। सैनिकों ने उसे बाहर फेंक दिया। सावित्री दर्द से रोती हुई खुद को संभालते हुए अपने घर पहुंच गई। सांप ने कहा, माँ ये क्या हुआ, आपका यह हाल किसने किया। सावित्री ने सारा वाकया अपने बेटे को बताया। सांप बेटे गुस्से में बोला, उस राजा की इतनी हिम्मत, मैं उसका अहंकार तोड़कर रहूंगा। जिसके बाद उसने अपने मणि की मदद से सावित्री का हाथ ठीक कर दिया। अगले दिन सांप ने कहा, माँ महल जाने की तैयारी कीजिए, आज मैं आपके साथ जाऊंगा। सावित्री घबरा गई। उसने सोचा निर्दयी राजा उसके बेटे को मरवा देगा। सांप ने कहा, माँ आप डरिए नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद दोनों माँ बेटे महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल पहुंचे उन्हें दरबारियों ने रोक लिया और कहा, तू फिर आ गई बुढ़िया, कल की सजा भूल गई क्या। तभी उनकी नजर पीछे खड़े उसके सांप बेटे पर गई जो गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। दोनों दरबारी ने डरते हुए उनसे माफी मांगी और उन्हें अंदर जाने दिया। राजा सावित्री को देखकर क्रोधित हो गया, पर उसके सांप बेटे को देखकर चुप रहा। तभी सावित्री ने कहा, महाराज मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराएंगे। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर सांप की तरफ देखकर बोला, मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो आज से 10 दिन के अंदर तुम्हारे झोपड़ी की जगह मेरे महल से भी भव्य महल होना चाहिए। राजा की बात सुनकर सावित्री हैरान हो गई, पर सांप ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है महाराज। जिसके बाद दोनों माँ बेटे वापस घर आ गए। सावित्री ने पूछा, बेटा तुम राजा की शर्त को पूरा कैसे करोगे, हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है। बेटे ने कहा, माँ आप परेशान ना हो, कल सुबह तक महल बनकर तैयार हो जाएगा। उसी रात को सांप ने अपने मणि की मदद से उस झोपड़ी को विशाल महल में बदल दिया और उसके चारों ओर कई सैनिक रखवाली करने लगे। अगली सुबह राजा दरबार में बैठे थे। तभी एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, महाराज बाहर चलकर देखिए, गजब हो गया है। राजा भागता हुआ बाहर आया। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा महल था जिसे देखकर राजा अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी रानी भी वहां आ गई, जिसे देखकर राजा रोने लगे और सारा वाकया अपनी पत्नी को बताया कि किस तरह उसने सावित्री और उसके सांप बेटे से शर्त लगाया था, जिससे सुनकर रानी भी रोने लगी। इधर दूसरी ओर सांप शादी करने के लिए घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। राजा ने शर्त के मुताबिक उसकी शादी अपनी पुत्री से करवा दी और राजकुमारी भी बिना चेहरा देखे उसके साथ उसके महल आ जाती है। रात को जब सांप अपनी पत्नी को देखने के लिए कमरे में आता है तो राजकुमारी उसके शरीर को देखकर डर गई, लेकिन तभी एक तेज रोशनी हुई और सांप एक बेहद खूबसूरत नौजवान बन गया, जिसे देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। लड़के ने कहा, डरो नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अभी जो तुमने देखा, मैं रात को मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ, यह किसी को मत बताना। राजकुमारी ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो और यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। लड़के ने कहा, मेरा नाम यश है और मुझे श्राप मिला है कि अगर मेरी पत्नी ने किसी को मेरी सच्चाई बता दी तो मुझे दुनिया के किसी ऐसे जगह पर कैद कर दिया जाएगा जहाँ इंसानों का जाना नामुमकिन है। राजकुमारी ने सहमति के साथ कहा, ठीक है स्वामी, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। दूसरी तरफ राजा अपनी बेटी की चिंता में डूबा था। वह सोच रहा था, मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहीं उस सांप ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया हो तो। अगले दिन राजा खुद एक भिखारी का भेष धारण कर चुपचाप सांप के महल में घुस जाता है। राजा ने भीतर जाकर देखा तो उसकी बेटी बिल्कुल खुश और सुरक्षित थी। उसने सोचा भी नहीं था कि यह देखने को मिलेगा। जिसके बाद राजा अपने महल लौटकर सारी बात रानी को बताते हैं। कुछ ही दिनों बाद महल में राजभोज होने वाला था, जिससे राजा ने एक सैनिक को बुलाया और अपनी बेटी और सांप दामाद को आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजा। यश ने राजकुमारी से कहा, पहले तुम अपने मायके जाओ, मैं राजभोज के दिन इंसानी रूप में वहां आ जाऊंगा। जिसके बाद राजकुमारी अपने महल आती है। रानी उसे देखते ही रोते हुए बोलती है, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बेटी। राजकुमारी ने कहा, माँ मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, वह मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगली शाम राजभोज शुरू हुआ। पूरे समारोह में खुशी का माहौल था और सांप भी अपना इंसानी रूप लेकर महल में पहुंचता है, जिसे देखकर सारे मेहमानों की आंखें फटी रह गईं। सारे लोग सोच में डूब गए कि यह नौजवान कौन है और कहां से आया है। तभी रानी अपनी बेटी के पास आई और बोली, देखो कितना सुंदर नौजवान है, काश दामाद जी भी इनके जैसे सुंदर होते। रानी की बात सुनकर राजकुमारी क्रोधित हो गई। उसने कहा, माँ आप मेरे पति की बदसूरती का मजाक बनाना बंद कीजिए, आप जिस नौजवान को देख रहे हैं वह कोई और नहीं मेरे पति हैं। राजकुमारी के इतना कहते ही अचानक यश वहां से गायब हो गया, क्योंकि राजकुमारी भूल गई थी कि यश ने उसे राजभोज में आने से पहले बताया था कि उसकी सच्चाई किसी को पता न चले। यश के गायब होते ही राजकुमारी उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी, पर यश का कहीं पता नहीं चला, जिससे राजकुमारी फुट फुट कर रोने लगी। राजा ने कहा, बेटी मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है तुम्हें। राजकुमारी ने कहा, मैंने माँ को अपने पति की सच्चाई बता दी कि वह रात में इंसान का रूप धारण कर सकते हैं, जिसके कारण मेरे पति मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, अब वह कभी नहीं आएंगे। रानी ने कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, यह सब मेरी गलती है। तभी राजकुमारी बोली, मैं अपने पति को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जिसके बाद राजकुमारी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल में पागलों की तरह भूखी प्यासी भटकती रही, पर यश का कहीं पता नहीं चला। राजकुमारी थकी हारी एक साधु के कुटिया के सामने बेहोश हो गई। साधु ने उसे अपनी कुटिया
कुटिया में ले जाकर होश में लाया। उसने कहा, बेटी तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? राजकुमारी ने रोते हुए कहा, बाबा मैं पड़ोसी देश की राजकुमारी हूँ और इस जंगल में अपने पति को ढूंढ रही हूँ जो किसी अज्ञात जगह पर कैद हो गए हैं। साधु ने कहा, बेटी मुझे विस्तार से बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? राजकुमारी ने शुरू से अंत तक सारी बात साधु को बता दी, जिस पर साधु बोले, बेटी तुम्हारे पति के बारे में सिर्फ समुद्र की सुनहरी जलपरी ही बता सकती है, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें एक राक्षस से बचकर उस जलपरी तक पहुंचना होगा। राजकुमारी ने कहा, बाबा मैं अपने पति को ढूंढने के लिए कोई भी खतरा उठा लूंगी। जिसके बाद साधु ने उसे कुछ फल और एक जादुई माला दी और फिर राजकुमारी सफर के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह एक मायावी सूखे जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक खरगोश मिला जो भूख से तड़प रहा था। राजकुमारी ने उसे एक फल दिया, जिसे खाकर खरगोश बोला, शुक्रिया राजकुमारी, तुमने मेरी जान बचा ली, पर तुम इस खूंखार जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन तभी वहां पर राक्षस आ जाता है, जिसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है और खरगोश वहां से भाग जाता है। पर राक्षस राजकुमारी को पकड़कर अपने गुफा में कैद कर देता है। लेकिन उसी रात वह खरगोश गुफा में घुसकर राजकुमारी को आजाद कर देता है और दोनों राक्षस से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद राजकुमारी और खरगोश जंगल में भटकते हुए समुद्र के पास पहुंच गए। राजकुमारी ने रोते हुए हाथ जोड़कर जलपरी को बुलाया। जलपरी आई और बोली, कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? राजकुमारी बोली, हे जल की रानी, मैं अपने सांप पति को ढूंढ रही हूँ जो अचानक कहीं गायब हो गए हैं। कृपया आप मुझे उनका पता बता दें, वरना मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। जिसे सुनकर जलपरी मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो राजकुमारी, तुम्हारे पति बिल्कुल सही सलामत है, पर वह समुद्र पार के दूसरे द्वीप पर एक खूंखार डायन के कब्जे में है जो उसकी आत्मा को अपना गुलाम बनाना चाहती है। राजकुमारी बोली, वो डायन चाहे जितनी भी खतरनाक क्यों न हो, मैं उसे हराकर अपने पति को सही सलामत लेकर आऊंगी। बस आपसे एक आखिरी विनती है कि मुझे समुद्र पार उस द्वीप तक पहुंचा दे। जलपरी ने कहा, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा तो दूंगी, पर तुम्हें वहां पर अपनी चालाकियों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद जलपरी एक नाव का रूप धारण करती है और राजकुमारी को अपने ऊपर बिठाए हुए कुछ ही घंटों में द्वीप तक पहुंचा देती है। राजकुमारी और खरगोश ने जलपरी का शुक्रिया अदा किया और जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। चलते चलते वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक डायन प्रकट होती है, जिसे देखकर राजकुमारी डर जाती है। डायन ने कहा, तुमने मेरे जंगल में आने की जरूरत कैसे की? इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। और फिर डायन राजकुमारी को पकड़कर अपने गुफा में ले आती है। तभी राजकुमारी की नजर गुफा में रखे पिंजरे की तरफ जाती है, जिसमें उसका सांप पति कैद था। यश ने भी अपनी पत्नी को देखकर पहचान लिया और फिर डायन के बाहर जाते ही राजकुमारी ने अपने पति को आजाद किया और गले लगकर रोने लगे। लेकिन डायन ने छुपकर उन्हें देख लिया था और सोचा, मुझे पहले से पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जब शाम में डायन अपने गुफा में लौटी तो उसने राजकुमारी और उसके पति को पेट भर खाना खिलाया ताकि वह दोनों को बाद में मजे से खा सके। अगले दिन डायन शिकार पर जाने से पहले राजकुमारी से कहती है, मेरे लौटने के बाद मुझे बर्तन भर के इंसानी खून चाहिए, वरना तुम्हारे खरगोश दोस्त का अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। डायन की बात सुनकर राजकुमारी चिंतित हो गई। उसने अपने हाथ काट लिए और खून से बर्तन भरने की कोशिश करने लगी। तभी वहां पर उसका सांप पति आ गया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी बोली, स्वामी डायन ने मुझे चेतावनी दी है कि अगर मैंने शाम तक बर्तन भर के इंसानी खून उसे नहीं दिया तो वह मेरे खरगोश दोस्त को मार देगी। यश ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मेरी प्रिय पत्नी, तुम अपने हाथ के खून को रोको, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सांप जंगल की ओर गया और एक हिरण का शिकार कर ले आया और उसके खून से बर्तन को भर दिया। तभी डायन भी वहां आ गई और बोली, मेरा खून से भरा बर्तन कहाँ है? राजकुमारी बोली, बर्तन तैयार है, ये लीजिए। डायन ने खून पिया, पर उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि यह खून किसी जानवर का है। रात को डायन गंभीर होकर सोचने लगी, आखिर यह लड़की इतना खून कहाँ से ले आई? जरूर इसमें इसकी और इसके सांप पति की साजिश है। अगली सुबह डायन ने राजकुमारी से फिर कहा, आज शाम तक मुझे इंसानी मांस चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जिसके बाद डायन वहां से चली जाती है। लेकिन सांप के दिमाग में एक और चालाकी तैयार थी। वह फिर जंगल गया और एक शेर का शिकार कर ले आया। दोनों ने मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसमें अपना खून मिला दिया। लेकिन डायन वहां नहीं थी, वह गुफा के बाहर खिड़की से छुपकर सब देख रही थी। डायन गुस्से में गुफा के अंदर आई और बोली, मुझे पहले से संदेह था कि तुम दोनों कुछ साजिश कर रहे हो, अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। जिसके बाद डायन ने राजकुमारी और यश को पिंजरे में कैद कर दिया और खुद उन्हें पकाने के लिए आग जलाने लगती है। तभी राजकुमारी बोली, स्वामी इस डायन को कैसे हराया जाए? यह तो हमें मार डालेगी। यश ने कहा, मैंने कई बार सुना है कि डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, अगर उसकी चोटी को काट दिया जाए तो वह मर जाएगी, पर हम इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलें? तभी राजकुमारी को याद आया कि साधु बाबा ने उसे एक जादुई माला दी थी, जिसका इस्तेमाल बुरे वक्त में करना था। राजकुमारी और यश ने उस माला का उपयोग किया और पिंजरे से बाहर निकल आए, पर डायन ने उन्हें देख लिया और राजकुमारी को पकड़ लिया। वह राजकुमारी को मारने वाली ही थी, तभी यश ने उसकी चोटी काट दी। डायन दर्द से चिल्लाने लगी और अचानक वहां से गायब हो गई और यश का श्राप भी टूट गया। जिसके बाद राजकुमारी और यश अपने राज्य लौट आए।